ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। पिछले लेक्चर्स में हमने इन इंडिकेट का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया हुआ था, उसके एमसीक्यूज ट्रिक्स हमने डिस्कस किए हुए थे। आज इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यू सिलेबस के मुताबिक हमारे पास है इन इंडिकेट का मोमेंटम। मोमेंटम क्या है और मोमेंटम से रिलेटेड एमसीक्यूज ट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, ज़रा आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिक पॉइंट इसका ये है कि बेसिकली मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। सेकेंड वन पॉइंट अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्वांटिटी भी कहते हैं। सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज आल्सो नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम P से डिनोट होता है और मैथमेटिकली ये बराबर होता है mv के। फिर हमारे पास यहाँ अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो इसकी यूनिट, तो इसकी अपनी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बट इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन सेकंड। कीप इन माइंड, एक बात नोट कर लो कि हमारे पास क्या है, इसकी अपनी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसको हम न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। फिर हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, जिसके लिए एक ख़ास डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हम एक एमसीक्यू को यहाँ नोट कर ले तो वो कहते हैं इफ मोमेंटम इंक्रीजेज 2 टाइम्स, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है 2 टाइम्स, देन द वेलोसिटी विल बी, then the velocity of a body increases, a body increases। तो फिर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी? तो अगर आप यहां देखो, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। तो अगर आप गौर से देख लो, यहाँ मोमेंटम P इज इक्वल टू mv है, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी डबल होगी मोमेंटम डबल, जब मोमेंटम डबल होगा तो वेलोसिटी डबल। सो इट मींस कि इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स ही होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की। मोमेंटम किसी भी मूविंग बॉडी की होती है और मूविंग बॉडी के पास तो होती है काइनेटिक एनर्जी भी। तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम रिलेशन बना दे, किसका? रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद हु? with kinetic energy, relation of momentum with kinetic energy। तो इससे पहले हमने इस पर एक लेक्चर डिस्कस किया था कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ हमने बहुत डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया है कि मोमेंटम जब इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगी। इस तरह परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज भी वहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। बट हियर मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम जो है वो √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। लिहाजा मोमेंटम का और √m काइनेटिक एनर्जी √ का हमारे पास दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। इस तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है P²/2m के, और ये रिलेशन हमने बड़े डिटेल से पहले स्टडी किए हुए हैं। अब यहाँ सिर्फ हमारा काम क्या है, यहाँ हमारा काम ये है कि इन पर हम एमसीक्यूज किस तरह पिक कर लेते हैं। तो सपोज कर लो एक बॉडी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है सर, कितनी? बॉडी इंक्रीजेस 4 टाइम्स। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की इंक्रीज हो रही है 4 टाइम्स, देन द मोमेंटम विल बी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? देन मोमेंटम विल बी, तो मोमेंटम पर क्या इफेक्ट होगा? तो एक ऑप्शन दे दिया डबल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया हाफ हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया क्वाड्रपल हो जाएगा, चौथा ऑप्शन दे दिया क्वार्टर हो जाएगा। तो अगर हम फार्मूला को देखें, क्वार्टर हो जाएगा। अगर हम फार्मूले को देखें तो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी है।
अगर आप काइनेटिक एनर्जी की जगह 4 पुट कर लो तो फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा √2m और ये हो जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी। तो 4 का अंडर रूट जो है वो √2 होता है, तो 2 √2m काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स कि मोमेंटम विल बिकम्स डबल, मोमेंटम हमारे पास डबल हो जाएगा। इस तरह अगर हम एक एमसीक्यू यही डिस्कस कर ले कि इफ मोमेंटम बिकम्स डबल, अगर मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाए देन काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। लिहाजा यही ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ, काइनेटिक एनर्जी विल बी क्वाड्रपल, काइनेटिक एनर्जी विल बी क्वाड्रपल और काइनेटिक एनर्जी विल बी क्वार्टर। तो तरीका वही है हमारे पास, लेकिन अब यहां मुझे मोमेंटम गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p²/2m के। लिहाजा यहां हमारे पास अगर मोमेंटम को आप डबल कर लो, 2p कर लो, तो 2p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो इससे आएगा 4p²/2m। इट मीन्स कि ये बन जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्वाड्रपल हो जाएगा, अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रपल हो जाएगा। अब अगर हमारे पास यहां पर 2 बॉडीज है एंड दे हैव सेम मोमेंटम, 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम मोमेंटम, देन तो फिर उनका जो रेशो है, देन रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, ये हमेशा बराबर होगा m2/m1, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू इज अ रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू m2/m1, यानी मासेस के साथ इसका काइनेटिक एनर्जी का रेशो अपोजिट आएगा। सर कैसे आएगा? देखो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 मोमेंटम है हमारे पास सेम, p1² इज इक्वल टू p2² है, तो यहाँ अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी और ये हो जाएगा 2m अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, ये m1 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2/m1। तो याद रखो काइनेटिक एनर्जी का रेशो मास इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 रेशो काइनेटिक एनर्जी 2 m2 रेशो m1 होगा, m1 रेशो m2 काइनेटिक एनर्जी 2 रेशो काइनेटिक एनर्जी 1 होगा। तो फिर हमारे लिहाजा अब हमारे पास क्या है, सपोज कर लो यहां पर उन्होंने कहा है फॉर सेम मोमेंटम, हमारे पास एमसीक्यू है if 2 bodies have same momentum, if 2 bodies have same momentum, अगर 2 बॉडीज का मोमेंटम क्या है, सेम है, and their kinetic energy are in the ratio of, and their kinetic energy are in the ratio of 1/4, काइनेटिक एनर्जी रेशोज हैं 1/4, then the ratio of their masses is, then the ratio of their masses is, तो इनके मासेस का रेशो क्या होगा? तो एक ऑप्शन हमें दे दिया वो होगा 1/4, दूसरा दे दिया 4/1, तीसरा दे दिया 1/1 और चौथा दे दिया नन ऑफ द अबव। अगर यहां आप देखो तो काइनेटिक एनर्जीज और मासेस का रेशो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो लिहाजा यहां काइनेटिक एनर्जीज का रेशो 1/4 है, तो मासेस के लिए ये उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह वो कहते हैं कि फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बॉडीज, 2 bodies, for same kinetic energy of 2 bodies, the ratio of their momentum will be, the ratio of their momentum will be, अब उनके मोमेंटम का रेशो क्या होगा? तो एक दे दिया हमें
मास m1 अंडर द रूट रेशो अंडर रूट m2। दूसरा दे दिया ऑप्शन अंडर रूट m1 रेशो अंडर रूट m2 रेशो अंडर रूट m1 या m2 m1 रेशो m2, और या हमें दे दिया नन ऑफ द अबव डी नंबर। अब इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जरा चेक कर लो। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज के सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, जब ये दोनों का सेम है तो यहाँ हो जाएगा P1 स्क्वायर बाई 2m1 और यहाँ पर हो जाएगा P2 स्क्वायर बाई 2m2। 2 कट गए। अब यहाँ पर मुझे P2 इधर ले आओ तो P1 स्क्वायर बाई P2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर m1 उधर ले जाओ तो ये m1 बाई m2 हो जाएगा। अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं तो P1 बाई P2 विल बी अंडर रूट m1 बाई अंडर रूट m2, तो अंडर रूट m1 रेशो अंडर रूट m2, दिस विल बी द रेशो। अगर मासेस का और हमारे पास मोमेंटम का आप देखो काइनेटिक एनर्जी सेम के लिए, तो मोमेंटम्स का रेशो अंडर रूट m1 रेशो अंडर रूट m2 हमारे पास होगा। अब इसी तरह अगर एक एमसीक्यू हमें उन्होंने दे दिया है, एमसीक्यू में उन्होंने कहा है द रेशो ऑफ masses of two bodies, the ratio of masses of two bodies are 9:1, 9:1, then the ratio of their momentum will be, if their kinetic energies remain same, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो फिर उनके मोमेंटम की रेशो क्या आएगी, तो 1:3, 3:1, 1:9, 9:1। तो यहाँ अगर आप गौर से देख लो मासेस मुझे दिए हैं m1 और m2, वो है 9:1, तो मोमेंटम P1 बाई P2 ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट m1 वो है 9, अंडर रूट m2 1, तो ये 3:1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास MCQ आ जाएगा। दिस इज समथिंग अबाउट द MCQs रिलेटेड टू मोमेंटम एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज। लेकिन यहाँ पर आप एक और बात भी नोट कर लो, कहते हैं विच वन हैव सेम डायमेंशन। MCQ है विच वन हैव सेम डायमेंशन, किसके डायमेंशन सेम है, हैव सेम डायमेंशन। तो एक ऑप्शन हमें उन्होंने दे दिया नंबर ए के काइनेटिक एनर्जी एंड अंडर रूट 2m मोमेंटम, दूसरा दे दिया मोमेंटम एंड अंडर रूट m काइनेटिक एनर्जी, तीसरा दे दिया कि मोमेंटम एंड हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और डी नंबर हमें दे दिया नन ऑफ द अबव। तो अगर आप देखो हमारे पास फार्मूला हम काइनेटिक एनर्जी का बराबर है मोमेंटम का बराबर है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो लिहाजा इसका और इसका हमारे पास सेम आएगा डायमेंशन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, दिस इज समथिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड देयर रिलेटेड MCQs। थैंक यू। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NMDCAT ईटा टेस्ट आने वाला है हमारे पास, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमने डिस्कस करने हैं। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमारे पास इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और वो था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जीज का रिलेशन आपस में, और उससे रिलेटेड MCQs थे। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम सेज अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जब आप मोमेंटम को टाइम के साथ चेंज करोगे देन दैट ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, तो वो हमेशा फोर्स के बराबर आएगा। दिस इज नोन इन न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं और वो है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर ले या एवरेज फोर्स को मल्टीप्लाई कर ले टाइम ड्यूरेशन के साथ, तो इससे आएगा इम्पल्स, देन इट इज आल्सो नोन एज इम्पल्स। लिहाजा इम्पल्स की जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ इम्पल्स वो है न्यूटन
सेकंड। अब 2020 में एक एमसीक्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था विच वन न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट। एक एमसीक्यू आया हुआ था, जरा डिस्कस कर लूँ। ये 2020 का एमसीक्यू था एनएमडीकेट का। वो कहते हैं न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है? तो एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था कि ये एनर्जी का है, दूसरा उन्होंने दिया हुआ था ये मोमेंटम का है, तीसरा उन्होंने दिया हुआ था कि हमारे पास ये इम्पल्स का है, और चौथा उन्होंने दिया हुआ था नन ऑफ द अबव, किसी का नहीं है। तो अब यहाँ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज थे कि हमारे पास ये तो मोमेंटम का भी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये तो मोमेंटम की भी हमारे पास यूनिट है और ये इम्पल्स की भी यूनिट है, लेकिन याद रखो मोमेंटम की जो अपनी एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, विच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड। लेकिन इम्पल्स का अपनी यूनिट वो क्या है? वो न्यूटन सेकंड है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड। तो थोड़ा सा आपने बेसिक को देख के एमसीक्यूज को पिक करना होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है, इस तरह हमारे पास अभी एक एमसीक्यू दे दिया, कहते इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंजेस, अगर मोमेंटम किसी बॉडी की क्या हो रही है? चेंज हो रही है फ्रॉम 10 न्यूटन सेकेंड टू 20 न्यूटन सेकेंड in 0.1 सेकेंड, देन द फोर्स विल बी। तो फिर फोर्स कितना होगा? द फोर्स विल बी, तो फोर्स कितना होगा? तो एक उन्होंने दे दिया 10 न्यूटन, दूसरा दे दिया हमारे पास 100 न्यूटन, तीसरा दे दिया हमारे पास 0.1 न्यूटन, और चौथा दे दिया हमारे पास नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब कौन सा होगा? तो जाओ जी जरा से एमसीक्यूज ट्रिक की तरफ। एमसीक्यूज का ट्रिक है हमारे पास F इजिकल टू डेल पी बाई डेल टी। अब मोमेंटम चेंज हो रहा है फ्रॉम 20 टू 10, तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 0.1, सो 10 डिवाइड बाई 0.1 विच गिव्स अस 100 न्यूटन। सो इट मीन्स हियर द आंसर विल बी 100 न्यूटन। अब याद रखो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है, if a body of, if velocity of a body of mass, if velocity of a body of mass 5 kilogram changes from 4 meter per second to 1 meter per second, 4 meter per second to, बल्कि 1 meter per second to 4 meter per second in 0.1 second, then the force will be। तो फिर फोर्स हमारे पास कितना होगा? then the force will be, अब फोर्स कितना होगा? तो जाहिर बात है हमारे पास यहां पर फार्मूला हमारे पास है F इजिकल टू डेल पी बाई डेल टी, अगर देखा जाए तो। अब यहां पर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वन, अगर आप देखो तो F इजिकल टू डेल पी को हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 डिवाइड बाई डेल टी। P2 हमारे पास क्या है? वो है mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर डिवाइड बाई डेल टी। m अगर आप देखो तो कॉमन हो सकता है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई डेल टी। सो पुटिंग द वैल्यूज, m की वैल्यू 5 है, v2 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 है, 1 है, और डिवाइड बाई 0.1 है। अगर गौर से देख लो ये 15 आ जाएगा, 15 5 आर 75 डिवाइड बाई 0.1, सो द आंसर इज 750 न्यूटन। तो इस तरह हमारे पास ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। अब यही न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमें डिस्कस कराता है सर किस चीज को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। यानी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की बुनियाद पे हम किस चीज को डिस्कस कर सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है? वो कहते हैं फॉर इन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली अप्लाई ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिर्फ हम आइसोलेटेड सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम अब क्या चीज है सर? एक ऐसा सिस्टम फॉर विच एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज इक्वल टू 0, जहां बॉडीज पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स हमेशा 0 रहेगा। तो फिर हमारे पास ये लॉ क्या कहता है? फिर ये लॉ कहते हैं कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम
अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हो तो उसके लिए टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रहेगा। मतलब अगर आपस में दो बॉडीज कोलाइड कर लेते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में तो उनका इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम कोलिजन में स्टडी करें, कोलिजन में क्या होगा सर? कोलिजन में हमारे पास दो बॉडीज आएंगे या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये टकराएंगे। टकराने के बाद फिर ये जुदा होंगे, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन दोनों में हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोलिजन के केस में अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं तो बॉडी m1 उसकी वेलोसिटी u1, बॉडी m2 उसकी वेलोसिटी u2। इस तरह बॉडी m1 की वेलोसिटी आफ्टर मोमेंटम v1 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी आफ्टर मोमेंटम v2 हो जाएगी। तो लिहाजा इस केस में इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। अब यहां पर क्या होगा सर? यहां पर यह होगा कि m1 u1 plus m2 u2, this is the total initial momentum of the body is always equal to final momentum of the body। तो फाइनल मोमेंटम है m1 v1 plus m2 v2। this is law of conservation of momentum in collision। कोलिजन के केस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? दूसरी तरफ हमारे पास एक्सप्लोजन है। क्या है जी? एक्सप्लोजन। याद रखो इसके एमसीक्यूज बड़े टफ हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। जितने एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे, वो बड़े मुश्किल भी है। तो हमारे पास फिर एक्सप्लोजन आ जाता है। सर एक्सप्लोजन में क्या होगा? एक्सप्लोजन में हमारे पास एक चीज पड़ जाएगा, जैसे यहाँ बम है, अगर ये क्या हो जाए? ब्लास्ट हो जाए तो इसके डिफरेंट पार्ट मुख्तलिफ तरफ जाएंगे। तो हमारे पास कीप इन माइंड कि इस बम ब्लास्टिंग के दौरान पार्ट जो है वो जुदा होंगे। जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्शन के बाद जुदा होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन में हमेशा हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो रहेगा। फिर उसके बाद बॉडीज मोशन में आएंगे और उनका मोमेंटम हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा जीरो, फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास एक्सप्लोजन का क्या होगा? एक्सप्लोजन का केस होगा। एक्सप्लोजन पे एक एमसीक्यूज करता चलूं। कहते हैं अ बुलेट फायर, अ बुलेट ऑफ मास m फायर फ्रॉम अ गन हैविंग मास m। हमने एक बुलेट ले लिया, उसका मास m था, उसको फायर कर दिया किससे? एक गन से जिसका मास क्या है? स्मॉल कैपिटल M है। नाउ इफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v, अगर बुलेट की वेलोसिटी क्या है? v है, देन वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर विल बी, देन वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर विल बी। अब फायर के बाद फिर हमारे पास वेलोसिटी गन की कितनी हो जाएगी? यानी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन की बात कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन दे दिया कि mv/m हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन दे दिया -mv/m हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन दे दिया mv/m हो जाएगी, और डी हमारे पास दे दिया नन ऑफ द अबव। कोई भी सही नहीं है। लिहाजा अब यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है? ये एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्सप्लोजन में इनिशियल मोमेंटम हमेशा जीरो होता है, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। यहां पर बुलेट की मास m है, वेलोसिटी v है, गन की हमारे पास मास कैपिटल M है, वेलोसिटी vg है जो हमें पता नहीं है। इसके लिए इसको इधर ले आओ, जब इधर लेके आओगे तो -mv हो जाएगा, कैपिटल M को इधर डिवाइड कर लो तो गन की जो वेलोसिटी है इट बिकम्स -mv/m। चूंकि ये रिकॉइल वेलोसिटी है, यही वजह है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? यही वजह है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ओके, अब यहां पर हमारे पास इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, एक्सप्लोजन और कोलिजन के मुताबिक हमारे पास एक दो एमसीक्यूज डिस्कस कर देते हैं। एमसीक्यू है अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम लीव्स अ गन ऑफ मास 10 किलोग्राम। मतलब हमारे पास सोल्यूशन 1, यहां पर हमें उन्होंने दिया हुआ है मास ऑफ बुलेट 100 ग्राम, अगर आप इनको कन्वर्ट कर देते हो तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा, और मास ऑफ गन उन्होंने दिया हुआ है 10 किलोग्राम। फिर वो कहते हैं इफ स्पीड ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ गन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर रिकॉइल। द रिकॉइल ऑफ गन की हमारे पास व्हाट द मोमेंटम ऑफ, यहां पर हमारे पास क्या है? स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, देन द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ अ गन इज, स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज। तो अभी हमने कहा है कि हमारे पास आंसर होगा, ये एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन में mv प्लस mvg है। अगर गौर से देख लो, इसको इधर ले आओ, -mv
by capital M is equal to Vg. Putting the values minus M, तो स्मॉल m की वैल्यू 0.1 है, v की वैल्यू अगर आप देखो तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ 100 है और डिवाइड बाई 10, तो Vg हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 10, सो Vg विल बी इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड. दिस इज गन वेलोसिटी. अब यहां पर अगर हम इन एमसीक्यूज को देख ले कि इन एमसीक्यूज इनमें माइनस 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 सबके साथ है कि अब अगर यहां पर हम देखें तो ये 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर यानी 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड भी कहते हैं, तो जो गन का रिकॉइल वेलोसिटी होगा वो -10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा. इस तरह अगर आप सोल्यूशन नंबर 2 को देखो, सोल्यूशन टू में अगर आप देखो तो 2 ट्रॉलीज है और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू है. एक ए है और दूसरी ट्रॉली बी है. ये ए बी की तरफ आ रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है. एक का मोमेंटम 20 न्यूटन सेकंड है, दूसरे का मोमेंटम 30 न्यूटन सेकंड है बिफोर कोलिजन. लेकिन जब ये जुदा हो जाते तो फिर कहते हैं ये ट्रॉलीज आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, ये ट्रॉलीज अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं. लिहाजा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आफ्टर कोलिजन फिर ए का मोमेंटम 5 न्यूटन सेकंड हो जाता है. व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ बी? मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? गौर से देख लो, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं P2 प्लस P1 इज इक्वल टू P2 प्राइम प्लस P1 प्राइम. इसको हम लिख सकते हैं. यहां अगर आप देखो तो P2 है 30, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर ये हो जाएगा -20. P2 उसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है, मतलब PB. लेकिन अगर आप देखो तो P1, यहां पर आपने P1 को अपोजिट कंसीडर किया है तो यहां भी P1 को आप अपोजिट कंसीडर करोगे तो P1 5 न्यूटन सेकंड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 10 और ये -5 इधर आएगा तो +5, तो यहां से मोमेंटम ऑफ B हो जाएगा 15 न्यूटन second. So the momentum of body B will be 15 न्यूटन सेकंड. इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. सो दिस इज समथिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum or something about what? Something about collision, something about explosion in terms of law of conservation of momentum. Keep in mind, जब कभी भी हमारे पास स्पेस में बात होगी तो law of conservation of momentum वहां पर भी ओबे होगा. So that is something about the MCQs related to Newton's second law in terms of momentum and law of conservation of momentum and collision and explosion. A very, very important MCQs. So keep watching for next.